आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वत अलवस्का। नाजरीन, मस्बत सोच, ऑप्टिमिज्म न सिर्फ माइंडसेट है बल्कि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे हमारे नौजवान अपनी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा नज़रिया फराहम करती है जिससे हमारे नौजवान को ऐसा नज़रिया मिलता है जिसकी बदौलत वो अपने आप को और अपनी आसपास दुनिया को बेहतर तरीके से परसीव कर पाते हैं। तो क्या रोल है इस पॉजिटिव थिंकिंग का हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में, इसी मौजू पर आज तबसरा करेंगे। नाज़रीन, आज के शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, कैन ऑप्टिमिज्म शेप द फ्यूचर ऑफ यूथ। और इस मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानान को हमने दावत दी है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मेहमानी खुसूसी डॉक्टर शबनम आरा जी। आप अभी बहैसियत HOD सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में अमर सिंह कॉलेज में अभी अपने फंडराइज अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ आप एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हुए हैं नाजरीन, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इत्तिज़ा यूसुफ जी, आप अभी MA रोड वुमेंस कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। नाजरीन, और दो दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मोइज़ एजाज मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। आप अभी IUST में ज़ेर तालीम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रका ज़ैनब जी, आप भी वीमेंस कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आप एक सहाफ़ी की तालीम आप ले रही है। नाजरीन, आज के इस शुमारे का आगाज़ करते हैं। चूँकि हाल में ही मैंने जिक्र किया था कि आज का जो शुमारा है वो बहुत ख़ास रहने वाला है, क्योंकि हम आज पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करने वाले हैं। चूँकि हमारी जो एक्सपर्टीज़ आज हमारी एक्सपर्ट हमारी यहाँ पे मौजूद है, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से आप वाबस्ता है, एक जो हम स्ट्रक्चरल चैलेंज की बात करते हैं, क्योंकि नौजवान अपनी आइडेंटिटी जब फॉर्मुलेट कर रहा होता है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चरल चैलेंज हमारी सोसाइटी में है उससे नेविगेट करने में क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग रोल अदा करती है और किस तरीके का रोल अदा करती है। उर्वत, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे दावत दी है इस प्रोग्राम में। और ये टॉपिक जो है रोल ऑफ पॉजिटिविज्म इन वन's लाइफ, नॉट ओनली इन यूथ, इन वन's लाइफ एट यंग एज बट इन एवरीबडीज़ लाइफ, ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है कि ऑप्टिमिज्म ही लाइफ है। देखा जाएगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आ रही हैं या सोसाइटल चेंजेस जो आ रही हैं वो आएंगी ऑप्टिमिज्म से ही। ऑप्टिमिज्म अगर एक इंसान में है या एक यूथ में है, एक बच्चे में है, एक बच्ची में है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर हो जाएगा तो दैट कैन लीड टू द चेंजेस। वो मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बता दूंगी। अगर हम सुबह उठ के सोचेंगे कि आज मुझे 4 काम करने हैं, तो विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड अगर हम उठ के चलेंगे कि आज मुझे ये 4 काम करने हैं, तो चार अगर नहीं होंगे तो 3 तो ज़रूर होंगे। मगर अगर हम मॉर्निंग में उठेंगे, ओह खुदाया आज में 4 काम है, अब मैं तगनाज आख्ते करें, है ना, तो उसके वो जो है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इट विल लीड टू योर सक्सेस। ऑप्टिमिज्म ही जिसको हम कहते हैं ना कि निस्ब ईमान हमारा जो है वो हमारा तवक्कुल है ना, कि हाँ मैं ये सब कर सकती हूँ। और इंसान क्या ना कर सकता है, इंसान तो पहाड़ भी खोद सकता है, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए और एक क्लियर कॉन्शियस कि मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मुझे किसी और की हेल्प चाहिए, हाय मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हाय मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो खुशी के लिए आज आपको करना है कि चलो मैं अपने आप को आज खुद खुश कर लेता हूँ, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना मैम कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ। बिल्कुल उर्वत, मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगी कि वन शुड हैव पर्पसफुल लाइफ। नहीं तो आपको घर बैठ के खाना भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, अगर आपके लाइफ में पर्पस नहीं रहेगा तो कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो उस पर्पस के लिए हमें स्ट्राइव करना है, वो ढूंढना है कि मेरा लाइफ में क्या पर्पस है। तो उसके लिए विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप उसके लिए हार्ड वर्क कर लो, वो मिल ही जाएगा आपको।
बिल्कुल खूब आपने यहाँ पे फरमाया। हमारे साथ चूंकि इर्तिज़ा भी मौजूद है। इर्तिज़ा, आपसे आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे, चूंकि हम यूथ को इसीलिए दावत देते हैं कि यूथ का पर्सपेक्टिव भी सामने आए। आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक पॉजिटिविटी का ताल्लुक है, किस तरीके से पॉजिटिविटी को देखती है और आपकी ज़िंदगी में कैसा रोल ये पॉजिटिव थिंकिंग प्ले करती है? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इन माय अंडरस्टैंडिंग जो पॉजिटिविटी है, इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रोल नहीं, कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है। ये एक फ्रेम ऑफ माइंड है, ये हमारा एक लेंस है, एक प्रिज्म है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। एंड प्लस हमने पॉजिटिविटी को बहुत कंफ्यूज कर रखा है कि हम 24 घंटे हंसते रहे, वी आर स्पीविंग लाइक इंस्पिरेशनल कोट्स, हम बस एवरीथिंग इज बटरफ्लाई एंड मैरी गो राउंड अराउंड अस। नहीं, पॉजिटिविटी इज येस, देयर आर डिफिकल्टीज, दे आर अराउंड यू कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। बट उस डिफ़िकल्टी, उस ऑब्स्टिकल में से एक अपॉर्चुनिटी आप कैसे क्रिएट करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिविटी। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम योरसेल्फ। इट्स नॉट कि आप एक दिन में ये चीज़ अचीव कर लेंगे या अपने अंदर होन कर लेंगे, ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। आपको हमेशा देखना है कोई भी सेटबैक है, इसमें से पॉजिटिव टेक अवे क्या है, और है, हमेशा है। आई गेस एज मुस्लिम्स वी आर लाइक ब्रॉट अप इन अ वे कि हमें तवक्कुल पे यकीन रखना है। अल्लाह की मसलियत है हर चीज़ में। कहीं पर जॉब नहीं मिली, शायद मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए कुछ और बेहतर है। सुबह गाड़ी कहीं अटक गई, शायद अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता कुछ और हो जाता। हमने कितनी बार देखा है, देयर आर दीज क्रैशेस दैट हैपन एंड सम पीपल लूज आउट ऑन इट। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो गया, बट उसमें से भी एक पॉजिटिव टेक आउट है। तो पॉजिटिविटी हमारी जिंदगी के हर स्फेयर में है। इट इज़ द विजन दैट वी हैव टू क्रिएट कि कहाँ कहाँ से हमें निकाल रहे हैं। बट अगेन वो कहते हैं ना, आजकल बड़ा फेमस है, डेलुलू इज द सलूलू। नो, वी डोंट हैव टू क्रिएट दैट। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करनी है। वाइल हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं अपने अंदर, हमें ये भी याद रखना है कि डिफिकल्टीज आर एग्जिस्टिंग एंड वी हैव टू नेविगेट थ्रू देम। और मुझे लगता है इर्तिज़ा, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्टिमिज्म हमें एक वो लेंस देता है जिससे हम चैलेंज पे फोकस नहीं करते, हम एक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी नेविगेट करना काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है और इसमें भी उतार चढ़ाव है। इस पॉजिटिव रहने में भी ये जो हीलिंग की जर्नी होती है, ऑप्टिमिज्म की जर्नी होती है। यहाँ पर हमारे साथ मुईज़ मौजूद है। मुईज़, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप हमें बताइएगा कि आज की जनरेशन के लिए, जब उसको कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव रहे, उसको क्या चैलेंज आ रहे हैं कि वो ऑप्टिमिस्ट नहीं रह पा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो जो आज की जनरेशन है, दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे सोशल इश्यूज हो गए, लाइक फ्रेंड सर्कल, पेयर प्रेशर कहते हैं। पेयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। बिल्कुल। एंड बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज आते हैं इसमें, जैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग वी कैन कॉल इट, वो भी इशू है। एंड बीइंग फ्रेंड सर्कल वैसा होना, एंड खुद सोचना, लाइक बचपन से कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, दैट इज़ द मेन इशू जो ये पॉजिटिव थिंकिंग में हेल्प नहीं करता। लाइक पीपल लोग पॉजिटिव नहीं थिंक, सो लाइक दैट्स द मेन इशू। ओके, इस पे मैं मैम से कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी, बट उससे पहले ज़रका, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूँगी। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि इर्तिज़ा ने भी यहाँ पे बात की, जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब कल्चर, खुश रहना, हरदम ऐसे प्रोजेक्ट करना कि बस खुशी ही खुशी है ज़िंदगी में, एक वो प्रेशर भी फील होता है सोशल मीडिया के थ्रू। आपसे जानना चाहेंगे सोशल मीडिया कैसा एक रोल प्ले कर सकता है एक ज़िंदगी में, एक खासकर एक नौजवान की ज़िंदगी में, जब हम पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, जब हम अच्छी डायरेक्शन में इसको जो है मजबूत सोच डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे लेने के लिए आज। और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है यूथ की लाइफ को शेप करने के लिए, एक पॉजिटिव वे में जाने के लिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन्स हो रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि हम मूवीज़ को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक होती है। उसी तरह सोशल मीडिया पे भी आज बहुत सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं। अब जो नॉर्मल एक जो मैच्योर इंसान होगा वो इस डिफरेंस को पता कर लेता है, लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं वो इस डिफरेंस को नहीं पता कर पाते हैं उस एज में। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म्स, यही प्लेटफॉर्म्स पे हमें गाइडलाइंस होने चाहिए कि जो भी आप देख रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट करो। स्पेशली इन प्लेटफॉर्म्स को वो चीज़ों को बूस्ट अप करना चाहिए जो रियलिटी से रिलेट करते हो। बहुत सारे लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं आज के टाइम पे यूथ पे, बट उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हमारा जो है वीडियो का जो है
क्वालिटी बहुत लो है, हम नहीं पोस्ट करेंगे, लोग ट्रोल करेंगे। ट्रोल करना एज एन ऑडियंस हम भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि हम ही सबसे पहले ट्रोल करते हैं, देखो इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एज एन ऑडियंस हमें हमारा सबसे पहला रोल रहना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम वहाँ पे बिहेव करें, मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करें। उसी तरह हम उन चीज़ों को प्रमोट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो, ना कि हमें वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दे उन चीज़ों से। मुझे लगता है वो एक सेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। हम वो जो एक चीज़ देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम वो प्रोसेस नहीं देखते, हम सक्सेस जर्नी जब किसी की देखते हैं, सक्सेस स्टोरी, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल्स जो उनकी हम नहीं देख रहे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो कंपेयर करने लग जाते हैं। चूँकि हमारे पास हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद है, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पर मुईज़ ने भी ये बात का जिक्र किया कि टॉक्सिक पेरेंटिंग, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर जरका ने भी इस बारे में बात की कि किस तरीके से सोशल मीडिया भी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। आप हमें बताइएगा कि इस पर आप मतलब किस चीज़ से आप इसको तराजू में तोलेंगी। इनफैक्ट मुझे तीनों बच्चों से 3 क्वेश्चंस लगे जो मुझे लग रहा है कि मैं क्लियर करूं यहाँ पे। पहले तो मोइज़ का जो था कि टॉक्सिक पेरेंटिंग, जिसको हम कहते हैं, इसमें सोशियोलॉजिकल टर्म है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, जो चारों पहर हम उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं कि बेटा ये करो, वो नहीं करो, वो करो, ये नहीं करो, आपको ये बुक पढ़नी है, वो नहीं पढ़नी है, अगर उसको दूसरी बुक पढ़ने का शौक है उसको पढ़ने दें। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बच्चा आया है पेरेंट्स के थ्रू, बट वो इसकी अलग इंडिविजुअलिटी है, वो यूनिक है, वो किसी के साथ उसको कंपेयर मत करो। और अपने जो हमारे जो पेरेंट्स के वीकनेसेस रहे हैं या जो हमें फेलियर्स रहे हैं ज़िंदगी में, हम वो अपने दूर करना चाहते हैं थ्रू आवर चिल्ड्रन, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट ट्रू। जो उनका जो अभी इर्तिज़ा बता रही थी कि एक मुकद्दर होता है हर एक बच्चे का, पहले तो वी हैव टू हैव फेथ, इसकी अपनी मुकद्दर है, वो अपनी तकदीर लेके आया है। दूसरा, आप जस्ट डू राइट थिंग्स। पेरेंट्स को, बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी हम बाहर बैठे तो सारे बच्चे कह रहे थे कि पेरेंट्स भी फोन पे लगे रहते हैं, तो जब पेरेंट्स ही फोन पे लगे रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? उनको लगेगा इट्स अ नॉर्म, वी हैव टू फॉलो आवर पेरेंट्स, यही हमें भी करना है, तो दे विल डू द सेम थिंग्स। टॉक्सिक पेरेंटिंग इसलिए भी बन गई है कि हमें आज के डेट में लग रहा है कि मुझे बच्चे को हर वो चीज़ सिखानी है जो दुनिया में अवेलेबल है, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा, कोई इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता है, हर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता है, और उसके साथ साथ वो एथलीट भी नहीं बन सकता है। या तो एक बच्चा एथलीट बनेगा, या तो वो एस्ट्रोनॉट बनेगा, या तो वो डॉक्टर बनेगा। जिसको ज़्यादा पढ़ाई करने का शौक हो उसको पढ़ने दो, उसको मत बोलो कि आप बैटिंग भी करो, आप अच्छे विराट कोहली बन जाओ, है ना। दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। सो हर एक इंसान के लिमिटेशंस होते हैं, जैसे पेरेंट्स के लिमिटेशंस हैं वैसे औलाद की, बच्चों की भी लिमिटेशंस है। सो हमें हर एक पेरेंट को, हर एक टीचर को, मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे देखना, ये भी देखना है कि ये बच्चा जो है, जो स्कूल आता है, कॉलेज आता है या यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये सारे बच्चे तो यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो इनके भी खुद लिमिटेशंस कुछ ना कुछ होंगे, तो उन लिमिटेशंस को हमें एक्सेप्ट करना है। बट बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहती हूँ कि बेटा कोई परफेक्ट नहीं है, जस्ट डू हार्ड वर्क, जस्ट टू हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग। आपको लगेगा हार्ड वर्क से मुझे कुछ, आज तो मैंने कुछ जीता ही नहीं, हमेशा नहीं जीत सकते हैं, बट जो उसमें आपकी लर्निंग हुई होगी, जो आपने उसमें सीखा होगा, वो आपको लाइफ लॉन्ग, मुझे लगता है जैसे हम लोगों को कंडीशन भी किया गया होता है ना कि बचपन से ही या तो आप ये काम करो या तो करो ही नहीं, या तो अच्छा करो, ठीक है। तो वो एक ट्राई करने का, वो सीखने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे इर्तिज़ा भी, शो से पहले भी हम बात कर रहे थे, अनलर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अहम रोल उसका भी है। इर्तिज़ा, आपसे जानना चाहूँगी मैं यहाँ पे, चूँकि हम जब कामयाबी की बात करते हैं तो शायद हम उसको ऑप्टिमिज्म से जोड़ते हैं, बल्कि यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा फेलियर के बारे में बताइए कि ये जो फेलियर है, ये हमारी जो ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस है, ये जो हमारी थिंकिंग है, इसको किस तरीके से ये शेप करती है। एज यू राइटली सेड कि हम अक्सर कामयाबी के साथ जोड़ते हैं पॉजिटिविटी को, बट हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं कि उस फेलियर में कितनी पॉजिटिविटी छुपी है। बिकॉज अगर वो फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता, वो कामयाबी हासिल नहीं होती। वो फेलियर हमारे लिए कांस्टेंट फीडबैक है कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो, ये तुम्हारे पास एक चेकलिस्ट है, गो वर्क अपॉन इट। एट द सेम टाइम वो हमारे अंदर वो
क्योंकि हमारे बच्चे आजकल है ना वो ऐसे ब्रॉटअप हुए, जैसे आपने कहा कि हमें या तो किसी चीज में एक्सेल करना है या उसको ट्राई ही नहीं करना है। हाँ। तो क्या होता है कि अब बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट से आया है, ऐसे ग्रूम आके आया है कि मैं तो अपने आप में ही शाहरुख खान हूँ, मुझे सब आता है, बट द मोमेंट उसको वो हार फेस करनी पड़ती है ना, ही शैटर्स। वो शुरू ही नहीं करना चाहता, वो फिर से वापस ही नहीं करना चाहता। हम हमेशा सोचते हैं यू ट्रेड बट यू फॉल बैक, यू बाउंस बैक इवन बेटर। लेकिन हमने अपने बच्चों को इतना सक्सेस के पीछे भगाना शुरू किया है ना कि दे आर नॉट इवन विलिंग टू टेक अ चांस। फेलियर हमारे सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज दैट ड्राइविंग फोर्स। एंड इसके साथ साथ आजकल अगर फेलियर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो वो लैक ऑफ एम्पैथी हो जाती है। हम दूसरों को तराजू में तोलते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता है, मेरे पास हमेशा सक्सेस रेशो मेरी ऊपर रही है, इसने शायद ट्राई भी नहीं किया है। हमें ग्राउंडेड रखने में, हमारे अंदर वो एम्पैथेटिक एटीट्यूड बूस्ट करने में फेलियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि कामयाबी उतना इंसान को नहीं सिखाती है जितना नाकामयाबी सिखाती है, कि आप ट्राई कर रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर मुईज़ आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब आप इस एक ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहे हैं जहाँ पर आपको ये मौका नहीं मिलता कि आपको दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने दे, आप पे कोई फील्ड थोपा जाता है, आप पे कोई काम थोपा जाता है, तो वो आप पे कितना असर डालता है? See, when I face these kind of things, I kind of do one thing. मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ about it, and it helps me. And जैसे इर्तिजा mentioned, failure is important. जब तक तुम हारोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं। यू हैव टू फेल इन योर लाइफ। धीरे धीरे अपने गोल्स छोटे रखो, जितने तुम्हारे गोल छोटे होंगे उतना तुम उससे ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो। लाइक धीरे धीरे करके तुम वो बड़ा गोल भी हासिल कर लोगे, धीरे 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 करके हो जाता है। एंड दैट्स हाउ आई डील विद इट। और मुझे लगता है वो एक डोपामिन जैसे हम कहते हैं, जब हम छोटे हर्डल्स बीच में रखते हैं और उन पे फोकस करते हैं, मुझे लगता है वो एक बड़ा नज़रिया हमारे सामने आता है, हमें वो डोपामिन आता है कि हमने ये जो गोल है ये अकम्प्लिश किया। इर्तिजा क्या बोलते हैं ज़रका, मैं आपसे ये सोशल मीडिया के हवाले से और जानना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लुएंसर कल्चर बना हुआ है, हम जो देखते हैं कि आए दिन उनकी स्टोरीज़ है, ऐसी रील्स है जहाँ पर वर्क कल्चर को इस हिसाब से दिखाया जाता है कि आपको 24 घंटे ही काम करना है, सक्सेस स्टोरीज़ को इस हिसाब से दिखाया जाता है। आपका इस पे क्या कहना है? जितना भी इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूं, वो जो भी कुछ दिखाते हैं 99.9% इन्फ्लुएंसर्स अपना जो BTS बिहाइंड द सीन कभी नहीं दिखाते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल पार किया या फिर कितने चैलेंजेस उनको फेस करने को मिले तब जाके वो इस मकाम पे पहुंचे हैं जो वो आज दिखा रहे हैं। वहाँ पे 0.1% कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड और रॉ चीज़ें हमें दिखाते हैं। तो अभी वो रेशो बहुत कम होने की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, लेकिन धीरे धीरे जब वो रेशो बैलेंस हो जाएगा कि आप असल चीज़ें भी दिखा रहे हो लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी दिखा रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो चीज़ में बहुत इम्बैलेंस है, इस वजह से। और ज़रका, मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का अपना रोल होता है, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, पॉजिटिव रोल हो, ये हम तक भी जो है डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा इन्फ्लुएंसर कल्चर है, मुझे लगता है कि हम भी एज सोशल मीडिया यूज़र्स ऐसे पॉजिटिव वाइब चीज़ें जो है वो प्रमोट कर सकते हैं जिसमें हम एक पॉजिटिविटी का एक रोल एक ज़िंदगी में बता सकते हैं। आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, चूँकि हम जब सोशल चेंज की बात करते हैं, हम जब यूथ की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो पॉजिटिविटी है इससे कुछ सोशल चेंज आ सकती है? बिल्कुल 100%। जो पॉजिटिव अप्रोच किसी भी इंसान का होगा, अगर ये कलेक्टिविज्म बन जाएगा तो क्या नहीं हासिल होगा, कौन सी चेंज नहीं हो सकती है समाज में। आप देखिए यहाँ पे फ्लड्स हो रहे थे, तो फ्लड का थ्रेट था लास्ट वीक, तो लोग जो निकले तो बंद को थोड़ा सा उन्होंने वो सीमेंट के ठेले लगा दिए, तो वो कलेक्टिव एफर्ट से ही वहाँ पे वो ब्रीच नहीं हुआ। यहाँ पे इखराजपुरा में कुछ हो रहा था, तो देन वी केम टू नो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और यू कैन से द कलेक्ट टुगेदर वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। बट जो ये कह रहे हो आपकी यूथ में सोशल चेंज ये लोग कैसे ला सकते हैं, इन पे पूरा I am completely hopeful in youth that they are clear in their minds and they know how to do so many things which we at our age we were not knowing, and till now we are not knowing so many things how to do that. But इसमें एक ही चीज़ का है, इस ट्रैप में आना है जो ज़रका बता रही थी अभी के, सोशल मीडिया के ट्रैप में नहीं आना है और पेयर प्रेशर में ऐसे नहीं पड़ना है कि मेरे फ्रेंड्स ही सब कुछ हैं,
ठीक है, नो डाउट फ्रेंडशिप इज़ वेरी गुड, इट्स फैंटास्टिक, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, बट उसमें भी आपको यू हैव टू ड्रॉ सम लिमिटेशन, यू हैव टू ड्रॉ सम बाउंड्री कि मुझे उनको अपनी ज़िंदगी में कब तक अंदर आने देना है ना, क्योंकि कल को वो फ्रेंड्स नहीं रहेंगे तो फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो दूसरी बात जो है कि किस तरह से ये लोग सोशल चेंज ला सकते हैं, क्योंकि जब हमें इनमें एतमाद देंगे, जब हमें इनमें बच्चों में यूथ में कॉन्फिडेंस देंगे कि आप ही फ्यूचर हो, आप कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, एंड प्लस इनको इतनी क्लैरिटी है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बस उसमें पेरेंट्स का ये रोल है जो ये नहीं कर सकते ना, उस पर फोर्स नहीं करना है कि नहीं आप कर लो। ये मुझे लगता है वहाँ पे गाइडेंस का एक अहम रोल होता है, और जिस तरीके से हम अपने बच्चे में वो सलाह देखते हैं, हम उसको उभारे, हम उसको निखारने की कोशिश करें, है ना? एग्जैक्टली उनकी वीकनेसेस को हम लोग थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये नहीं कि मेरा बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, इसको डॉक्टर बनेगा। अच्छा मैम, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती है, इससे हम कैसे डील करें? क्योंकि सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल कुछ चैलेंज हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेके, उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं? और वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस कि मैं एक इंसान हूँ, मैं इतनी ही चीज़ें कर सकती हूँ, या मैं सोशियोलॉजी पढ़ा सकती हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने बीएससी की हुई है मैं पहले ग्रेजुएशन में, बट आई वाज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। अब मैं उसी पे रह जाती कि मैं मैथ्स क्यों नहीं कर पाई, क्यों नहीं करी अच्छे से, जबकि मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा था, बॉटनी जोलॉजी बहुत अच्छा था, इवन फिजिक्स वाज गुड, तो मुझे अच्छे मार्क्स भी आते थे, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हर चीज़ करनी है ना। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मेरी कुछ वीकनेसेस हैं, एक्सेप्टेंस फुल ऑफ फ्लॉज एक इंडिविजुअल है, मतलब अगर हम यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं तो आप लोगों में, अगर मैं 4 लोगों में देखूँ, हज़ारों अच्छाइयाँ होंगी, एक खामी भी होगी, तो उसी तरह से मानना है मुझ में 10 खामियाँ होंगी, 1-2 अच्छाइयाँ भी होंगी। एक्सेप्टेंस इज़ द की। फिर उसके बाद आपके चैलेंजेस आते रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आपने कहा। अब हमें ये नहीं देखना है कि एक एवेन्यू है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं बन पाया, मैंने तो पीएचडी भी की है, कि बहुत लोग मैंने देखे जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, अभी एकेडमिक अरेंजमेंट पे आते हैं, आप सबके यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में आते होंगे, तो वो बहुत कैपेबल हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, बट उनको तब भी जॉब नहीं मिली, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने, लेक्चरर नहीं बने 10+2 में। उसका मतलब ये नहीं कि हर एक एवेन्यू ख़त्म हो गया, उनको दूसरे एवेन्यूज़ भी ढूंढने चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए। मे भी उनकी किस्मत, उनकी तकदीर कहीं और पे होगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। जैसे आप अभी बैठे हो, तो अगर आप अपना सर पकड़ोगे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बनी, बट यू आर ए गुड एंकर ओवर हियर एंड द बेस्ट पॉसिबल एंकर फॉर डीडी कश्मीर। सो ये आपका एक कॉलिंग था, तो जहाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इस प्रोफेशन को भी आगे ले जा सकते हो। सो वो मेरी राय है कि हर एक को दूसरी चीज़ एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए, मे भी उनका वहाँ कॉलिंग हो। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। इस पे हम यूथ पर्सपेक्टिव भी लेने की कोशिश करेंगे। इर्तिज़ा, आप हमें बताइए कि जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाती चैलेंज होते हैं, आप किस तरीके से नेविगेट करते हैं उनको, खासकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कितना मुश्किल होता है वो तब खुद को बताना कि नहीं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जब चीज़ें सही नहीं चल रही होती है ज़िंदगी में? आई अग्री विद मैम कम्प्लीटली कि पहले तो उस डिनाइल से बाहर निकल के एक्सेप्ट करना है कि ये प्रॉब्लम है। जब मैं एक्सेप्ट करूंगी कि प्रॉब्लम है, तभी जाके मेरा माइंड काम करेगा कि अब मुझे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि टैकल कैसे करना है। और डेली बेसिस में इतनी प्रॉब्लम्स आती है ना कि नोइंगली अननोइंगली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उनको टैकल करके आगे बढ़ ही जाते हैं। हम अपने दिमाग को कहते रहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, दिस टू शैल पास, एंड दिस टू इवेंचुअली डज पास। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी डेली लाइफ में इम्बाइब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको को मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो इर्तिज़ा बता रही थी, इसमें जो मोइज़ बता रहे थे कि टॉक्सिक पेरेंटिंग, जैसे इर्तिज़ा ने कहा कि हम लोग सुबह से शाम तक देखते हैं कि मेरे हर्डल्स आ गए, मेरे चैलेंजेस आ गए, मैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इसको सॉर्ट आउट करूँगा या करूँगी। उसके लिए बेटा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ज़रूर अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ठीक है, अभी कई बार आपको लगेगा कि मेरे फादर, मेरे मदर मुझे डांटेंगे इस पे, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये आपने क्यों किया, गलत किया, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर योर ओन पेरेंट्स।
तो वो आपको उस मुसीबत से निकालेंगे जो आज की डेट में जो ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जब हमें पहले शुरू में इस बच्चे को कोई ड्रग्स देता है कि वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ना, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उनको थोड़े पैसे मांगते हैं, फिर थोड़े से कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा, जब तक वो एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। हमेशा जो उनको थोड़ी डांट भी पड़ेगी, बट सीधे अपने पेरेंट्स के पास जाओ, वो आपको सोल्यूशन, चाहे वो टॉक्सिक पेरेंट्स हो, चाहे वो अच्छे पेरेंट्स हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हो, गुस्से वाले हो, बट वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर ढूंढेंगे। मुझे लगता है जैसे Another आपने flicker of positivity going to your parents. यस हाँ, और मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर आपने पॉजिटिविटी की बात की, या वो जो कन्वर्जेशंस हैं वो होनी चाहिए। लाइक अगर डिसएग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, बट माँ बाप और बच्चे के बीच में वो कन्वर्जेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली उतनी कन्वर्जेशंस नहीं होती है। जैसे मोइज़ ने भी यहाँ बोला कि वही फ़ोन पे लगे हुए होते हैं हमारे पेरेंट्स भी, तो वो कन्वर्जेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स से ही मिलता है, उन्हीं से मिलता है। आप हमें बताइए, चूंकि आपने यहाँ इससे पहले मेंटल हेल्थ का जिक्र किया, आप इसको किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जोड़ते हैं? कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंसान आइडेंटिफाई करे? चूंकि मैम ने यहाँ एक्सेप्टेंस की बात की, एक्सेप्टेंस से पहले एक चीज़ आती है, वो है आइडेंटिफाई करना। जब आप समझ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, एक वो अपना साथ देना, किस तरीके से वो जर्नी एक इंसान की रहती है? जब एक इंसान एक मेंटल हेल्थ इशू से डील करता है, उस टाइम पे उसको मतलब जो उसके सराउंडिंग में लोग हैं उसको समझने चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ दिस इज़ नॉट मतलब छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। इशू नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दिमाग में चल रहा है, नो वन नोज अबाउट यू। तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, काउंसलर के पास जाना है, यू हैव टू डील विद इट। योर पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक इशू है, दे नीड टू डील विद इट। सो दैट्स व्हाट मैटर्स। आई थिंक वही इम्पॉर्टेंट है कि उसमें भी वही जो कन्वर्जेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कि ऑलरेडी जो मेंटल हेल्थ है वो एक स्टिग्मा है, तो उसमें ज़रूरी है कि जब आप हेल्प चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को हेल्प मांगे। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, नॉट ओनली पेरेंट्स, इसमें सिर्फ पेरेंट्स को भी, उस बच्चे को भी, इस इंसान को भी, बड़े छोटे सबको हो सकता है मेंटल हेल्थ। माइंड इज़ ब्रेन इज़ लाइक एनी अदर ऑर्गन। जैसे हमें हेडेक हुआ, पैरों में दर्द हुआ, तो ब्रेन को भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लो। जी शबनम मैम, आपसे मैं आखिर पे जानना चाहूँगी आपकी कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए कि किस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस पॉजिटिविटी को, इस पॉजिटिव कल्चर को? जी बेटा उर्वत, मुझे लग रहा है कि सबके लिए मैसेज यही है कि वी आर व्हाट आवर हैबिट्स आर। हमेशा इनकलकेट करने चाहिए अच्छे हैबिट्स, और हमेशा अपने आप पे ही वर्क करना है। हमें अगर मैं देखना है कि कल में क्या था, आज मैं उससे चेंज हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, तो हमेशा अपने आप पे, आप अपने समाज को नहीं बदल सकते हो, आप दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते हो, आप अगर बदल सकते हो वो खुद को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ की टू एवरी चेंज, टू एवरीथिंग। जब एक इंसान बदल जाएगा, दूसरा बदल जाएगा, तो इन जनरल, और हाँ, चेन रिएक्शन, एंड इन जनरल वी कैन से सोसाइटी ऑटोमेटिकली विल बी चेंज, एंड दैट विल बी गुड एंड बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे लगता है इसी मैसेज के साथ हम आपसे रुखसत लेंगे और अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नया मौजू लेके। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।